जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इन टॉपिकों से रिलेटेड, जो कि थंबनेल में आप देख सकते हैं दोस्तों कितने ज़्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा क्रिप्स मिशन से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वो कब आया था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में जो है दोस्तों भारत में क्रिप्स मिशन आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो दोस्तों याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? तो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थी। तो क्या उसमें सम्मिलित है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी थी। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्रिप्स मिशन में ऐसी घोषणा की गई थी। दूसरा है दोस्तों कि सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है हमारा कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। तो ऐसा भी क्रिप्स प्रस्ताव में बोला गया था दोस्तों। और चौथा है दोस्तों कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, यह भी इसमें बात कहा गया था दोस्तों। तो इसमें जो चारों के चारों जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि क्या होंगे दोस्तों? शामिल होंगे। तीसरा है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि एक नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार पाने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। दोस्तों याद रखना महत्वपूर्ण फैक्ट सही है। चौथा है दोस्तों कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा दोस्तों। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो दोस्तों याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यह इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था दोस्तों। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा भारत को, यह बात सही थी। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, यह भी बात सही है दोस्तों। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, यह भी इसमें कहा गया था। लेकिन दोस्तों इसमें नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ऐसी कोई भी बात क्रिप्स मिशन में नहीं कहा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में एक परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा दोस्तों? तो भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहते थे दोस्तों। तो यही क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है, ओपन क्रैशिंग बैंक, यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। स्टेटमेंट पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों।
तो रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबावों में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा। क्या है दोस्तों ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, कब से कब तक, तो मार्च अप्रैल 1942 तक, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित हैं। तो दोस्तों याद रखना, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ऐसा नहीं कहा गया था दोस्तों, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में। दूसरा दोस्तों, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो यह इसमें बात कहा गया था दोस्तों कि भारतीयों द्वारा संविधान एक बनाया जाएगा, ऐसा बात इसमें कहा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल बी। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, क्रिप्स प्रस्ताव जो भेजा गया था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के सरकार में मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन क्या हुआ था दोस्तों, भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, VVI कर लेंगे सवाल दोस्तों इसको। तो याद रखना है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना जो आजाद थे दोस्तों, वो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं कौन थे दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा, तो किसने कहा था दोस्तों, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था दोस्तों गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, BPSC देने जा रहे होंगे तो स्टेटमेंट से रिलेटेड यह सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था, तो यह भी सवाल आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, चलाया गया था। अब हम लोग दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS PD में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सवाल है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखना है दोस्तों, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, GB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष किसने की थी दोस्तों, तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था दोस्तों वर्धा में। डेट भी याद रखना है, डेट भी जो है दोस्तों BPSC में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कहां पर किया गया था दोस्तों 14 जुलाई 1942 को, तो वर्धा में। तो दोस्तों 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत
छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो कौन थे दोस्तों उस समय? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर भी रहा था दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है दोस्तों 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। याद रखना है दोस्तों। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। याद रखना है। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ये ऑपरेशन भी याद रखना है दोस्तों, गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है दोस्तों, कहां पर रखा गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखना है दोस्तों, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है दोस्तों अंगीकार किया गया था इसी दिन 8 अगस्त 1942 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था दोस्तों? तो बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था दोस्तों? तो ग्वालियर टैंक पर। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो वर्ष 1942 महत्वपूर्ण है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बंबई से दोस्तों। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो बंबई से प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो वह वर्ष थी दोस्तों 1942। राइट आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था? पहला, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, ऐसा नहीं कहा गया था। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा गया, यह भी इसमें सम्मिलित नहीं था दोस्तों। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 3 ही सही है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ छोड़ दें। इस प्रकार जो है दोस्तों केवल कथन जो है 3 ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है दोस्तों? तो यह जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों। याद रखना है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह किस आंदोलन के दौरान कहा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। तो प्रसंगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है दोस्तों, करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा दिया गया था, तो किस आंदोलन में दोस्तों दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सही नहीं है? तो यह आंदोलन अहिंसक था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसके समान श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देखते हैं क्यों। तो दोस्तों 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई ही थी, याद रखना दोस्तों। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दिया था। और दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी स्टार लगा हुआ कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, सही बात है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, यह भी सही बात है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, हिंसक था दोस्तों। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो यह भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी दोस्तों। अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है दोस्तों? तो बी माना है, याद रखना है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? याद रखना है दोस्तों, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे, BPSC में ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों? तो किनके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। पेश किनके द्वारा किया गया था? ये सवाल भी याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और समर्थन किनके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो यह आलेख बनाया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, प्रस्तुत किया था
किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव को। और समर्थन किसने दिया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे दोस्तों। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, VVI ये सवाल है दोस्तों। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था दोस्तों यूसुफ मेहर अली ने। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसे ही सवाल एक बार BPSC पूछ चुका था दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था। तो उसमें काफ़ी लोगों ने उसका गलत आंसर टिक आउट किया था। तो यहाँ पर भी आपको महात्मा गांधी टिक आउट नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो यह दिया था दोस्तों यूसुफ मेहर अली ने। तो दोस्तों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे दोस्तों। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो वे कौन थे दोस्तों? तो अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो क्रिप्स प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, यह सही दोस्तों बात है दोस्तों। क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के कारण भारत जो छोड़ो आंदोलन या उसकी प्रतिक्रिया में स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, सही बात है। भारत पर जो है दोस्तों जापानी आक्रमण की धमकी का भी, यह भी सही है दोस्तों। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, यह इसमें शामिल नहीं था दोस्तों। और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 4 ही सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो दोस्तों मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले भाषण में महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था दोस्तों। इस प्रकार कथन जो है दोस्तों 3 सही है, जबकि अन्य जो विकल्प दिए गए दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था दोस्तों? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था दोस्तों उषा मेहता के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे, याद रखना है दोस्तों। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है दोस्तों, किस लिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु जो है दोस्तों उषा मेहता को की ख्याति है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, याद रखना है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। सॉरी दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ व्यक्तियों में कौन कौन थे दोस्तों? ये भी नाम आपको याद रखना है। राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और तार्किक प्रसाद सिंह भी शामिल थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, BPSC के लिए याद रखेंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, का नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है लुई फीचर। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। कौन से अमेरिकी पत्रकार थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ? तो वे थे दोस्तों लुई फीचर। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फीचर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं दोस्तों। उनके साथ थे अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, याद रखना है, एडगर स्नो, M.L. सुडमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फीचर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी दोस्तों। सभी के साथ भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीचर था दोस्तों, तो वह एक अमेरिकी पत्रकार था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फीचर संबंध थे, तो यह संबंध है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? तो वह कौन था दोस्तों? तो लुई फीचर था, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो यह व्यापक रहा था दोस्तों कहां पर? तो बिहार और संयुक्त प्रांत पे। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी, जिसे संयुक्त प्रांत बोला जाता था दोस्तों, में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, याद रखना है दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण इसका दिया गया कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलनों में उठ खड़े हुए थे। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? तो 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। अतः ए और आर दोनों सही है, और आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। उन्हें कहां पर भेजा गया था दोस्तों? तो पटना के बांकीपुर जेल में उन्हें भेजा गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। महत्वपूर्ण सवाल है बीपीएससी के लिए, याद रखना है। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी आदि को दोस्तों अहमदनगर किले में रखा गया दोस्तों। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई में नहीं आए थे दोस्तों, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में जो है दोस्तों नजरबंद रखा गया। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये याद रखना है आपको कि अब आधुनिक भारत का जो है दोस्तों 1-2 ही चैप्टर बचा गया है, तो वो फिनिश हो जाएगा। महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक थे दोस्तों उसको मैंने वीडियो में कवर कर दिया। बीपीएससी से पहले इस टॉपिक को अगर आप कवर करके जाते हैं तो निश्चित ही इन टॉपिकों से रिलेटेड आपको जो सवाल है दोस्तों वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आधुनिक भारत की जो सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों आप मैंने जो आधुनिक भारत की सीरीज स्टार्ट किया है उसको समाप्त कर देने के लिए, तो वो जो है दोस्तों एक वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आधुनिक भारत आपका पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटे मोटे जो भी चैप्टर थे दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं जहां से सवाल बनते हैं उनको मैंने कवर कर दिया है। तो अभी तक जिन लोगों ने उस सारे वीडियो को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसे कृपया करके देख ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो बनाया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो बंबई में। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बंबई में
गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में क्या कर दिया गया दोस्तों, तो नजरबंद रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो कहां पर किया गया था दोस्तों, तो पुणे के आगा खां पैलेस में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था दोस्तों, तो अधिकतम प्रभावित जिला था दोस्तों मुंगेर। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जन आक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे। कौन कौन था दोस्तों, याद रखना, बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला तथा बिहार का मुंगेर जिला। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अगर आप देने जा रहे हो यूपीपीसीएस का, तो बलिया जिला आपको याद रखना है, बिहार के लिए मुंगेर और बंगाल के लिए मेदिनीपुर जिला दोस्तों। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटना बिहार में हुई थी, ये पॉइंट याद रखना है। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का प्राय 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था दोस्तों, तो यह मिला था उनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया, जिसमें कौन कौन से शामिल थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली जो हैं दोस्तों, इनका नाम प्रमुख है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को क्या किया था दोस्तों, तो संगठित किया था। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। सही बात है दोस्तों। करो या मरो का नारा लोगों में के मन में प्रवेश कर गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था कि उसके बारे में पटाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक क्या था दोस्तों, स्वतः स्फूर्त था। ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। किसने लिखा था दोस्तों, तो पटाभी सीतारामैया ने। फिर दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड कथन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दूसरा है दोस्तों, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यह बात सही है, लेकिन इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, यह गलत है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, तो सी। तो दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी दोस्तों। फिर है कथन कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण दिया गया कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। राइट आंसर क्या दिया गया दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की थी। याद रखना, जिन्ना ने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी दोस्तों, तो वह थी वह थी दोस्तों किसकी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो दोस्तों अरुणा आसिफ अली
प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था दोस्तों, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हुई है दोस्तों? तो सेमी क्वेश्चन है, किस आंदोलन से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हुई है दोस्तों? सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों बलिया और सतारा में, हजारीबाग और मेरठ में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए, बलिया और सतारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों, कौन कौन सा दोस्तों? तो बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में ममलूक, याद रखना है दोस्तों, नेतृत्व में क्या बना था? तो मामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर दिसंबर 1942 से अगस्त 1940 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफानी पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। पहला है दोस्तों बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में बना था। दूसरा है दोस्तों तामलुक मिदनापुर में है दोस्तों, कहाँ पर यह है बंगाल में, दिसंबर 1942 से अगस्त 1940 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। तीसरा है दोस्तों सतारा, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों, अगस्त 1943 से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट है, वाई बी चौहान तथा नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार जो है दोस्तों चलती रही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो वह जिला था, याद रखना दोस्तों, बलिया। किनके नेतृत्व में? तो चीतू पांडे के नेतृत्व में दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वह था दोस्तों बलिया जिला। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बड़ुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो यह घटना हुई थी दोस्तों गोहपुर में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों कनकलता बड़ुआ का जन्म जो 1924 में असम में हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में क्या हुई थी दोस्तों? तो शहीद हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय तक तकाजा थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोनों के दोनों कथन जो है दोस्तों और कारण सही है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था दोस्तों? काफी डीपली सवाल पूछा गया दोस्तों। राइट आंसर देख लिया जाए तो इसमें क्या था दोस्तों? तो संवैधानिक गतिरोध का हल था इसमें शामिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की, जिसे जिन्ना ने क्या किया था दोस्तों? अस्वीकार कर दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो इसे प्रयोग में लाया जाना था दोस्तों जेल में गांधी जी का आम्र अनशन। राइट आंसर हो जाएगा ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है, पूछ सकता है बीपीएससी में।
तो दोस्तों आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आम्र अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकार के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। दोस्तों अब हम लोग दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो काफ़ी लंबा टॉपिक ये भी है दोस्तों, याद रखना है, और भर भर कर सवाल इस टॉपिक से आए हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? वह है दोस्तों कटक उड़ीसा में हुआ था। दोस्तों याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। वर्ष 1938 में हरिपुरा कहाँ पड़े दोस्तों? गुजरात में। त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए, ये भी पॉइंट याद रखना है। उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, याद रखना है। पराया उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी दोस्तों? तो किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1939 में की थी दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आई वाची फुजियारा का। तो याद रखना है दोस्तों, INA मानसिक पुत्र था, तो यह था दोस्तों ज्ञानी प्रीतम सिंह का। और किसका था दोस्तों? तो मेजर वाइची फुजियारा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मैंने भी पहली बार देखा है कि INA मानसिक पुत्र किसका था? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आई वाची फुजियारा का। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 1 और 4 डी। तो दोस्तों दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LB फिट्जपैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गद्दार पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आई वाची फुजियारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाना था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजियारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो यह उपज थी दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह की। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो यह सुझाया था दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजियारा का नाम विकल्प में नहीं है, तो अभीष्ट विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? तो कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय यानी INA की स्थापना हुई थी दोस्तों 1942 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है दोस्तों मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा दिसंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए राज बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन क्या कहा गया दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी के मत समन्वय तथा अधीनस्थ का दायित्व सौंपा गया। राज बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे।
जबकि के मेनन, निधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। दोस्तों, जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था दोस्तों, तो वह था कैप्टन मोहन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ए। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो यह की गई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो यह की गई थी दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो यह आई थी दोस्तों तत्कालीन मलय में। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु जब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था, किंतु तब सिंगापुर जो था दोस्तों ब्रिटिश मलय का अंग था, ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट्स सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। काफ़ी डीपली दिया रहता है दोस्तों घटना चक्र, इसीलिए इसको मैंने स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जो किसी और बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला है दोस्तों मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। फिर है दोस्तों डिंडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पेड़ाक राज्य का एक जिला है। फिर है दोस्तों पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और चौथा दोस्तों सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा, 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का क्या था दोस्तों, हिस्सा था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो याद रखना दोस्तों किस भारतीय ने दिया था, तो रास बिहारी बोस ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था, तो यह स्थित था दोस्तों प्रधान कार्यालय रंगून में। तो वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून हस्तांतरित कर दिया था। दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, तो याद रखना है दोस्तों बीसी जो दत्त है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, जबकि रशीद अली शाहनवाज और पीके सहगल जो थे दोस्तों आज़ाद हिंद यानी आईएनए से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, जिन्हें पीके सहगल के नाम से हम लोग जानते हैं, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाएगी। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह कहा गया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी की आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने की पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट कर सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखना है दोस्तों कहाँ पर कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, था सिंगापुर में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से
कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वे थे दोस्तों कौन? शीलभद्र याजी। राइट आंसर हो जाएगा सी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेनाएं बनाई थी दोस्तों? तो यह बनाई गई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की दोस्तों? तो याद रखना है गठन स्थापना किन के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं गांधी ब्रिगेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो यह कहा था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो यह भी स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद किसका नारा है दोस्तों? तो जय हिंद नारा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो याद रखना है दोस्तों आज़ाद हिंद जो फौज दिवस है वो किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को जो है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। यह भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास दंड दिया गया था? तो उनका नाम था दोस्तों राशिद अली। इनको 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों कौन कौन थे दोस्तों? तो प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास का मृत्यु दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भी किया था, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, याद रखना है दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। ये सभी के सभी जो नाम है दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को क्या कर दिया दोस्तों? तो माफ़ कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो वे कौन थे दोस्तों? तो वे थे कैप्टन मोहन सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें 1 हिंदू, 1 मुसलमान और 1 सिख। कौन कौन थे? हिंदू पीके सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह।
को एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था दोस्तों, याद रखना है। और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी दोस्तों। काफ़ी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। तो यह अध्यक्षता की गई थी दोस्तों भूला भाई देसाई की तरफ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूला भाई देसाई यानी ए। तो दोस्तों वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो भूला भाई देसाई ने की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी दोस्तों? तो यह वकालत की गई थी दोस्तों तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी दोस्तों? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे के वकील थे दोस्तों? तो यहाँ पर दो नाम है, कौन कौन था? तो आसफ अली भी थे और भूला भाई देसाई भी थे दोस्तों मुकदमे के वकील। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन थे? तो पेश हुए वकील इसमें कौन थे दोस्तों? तो भूला भाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आसफ अली भी थे दोस्तों। तो याद रखना है, इसमें एक ही नाम दिया गया, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। कब चलाया गया था? तो वर्ष 1945 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग। नेक्स्ट है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो यह चलाया गया था दोस्तों दिल्ली के लाल किले में। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आईएनए के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो आईएनए के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और कर्नल प्रेम सागल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो भूला भाई देसाई ने किया था, अध्यक्ष थे उसके। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सागर और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो इनको क्यों याद किया जाता है दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इन्हें याद किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? तो बेवेल योजना इसी के समय 1945 में ही आया था। शिमला सम्मेलन भी 1945 में ही हुआ था दोस्तों। और कौन सा हुआ था दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा जो है दोस्तों नवंबर 1945 में ही चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1, 2, 4। तो दोस्तों बेवल योजना कब आई थी? तो 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून से लेकर 14 जून तक चला था दोस्तों 1945 तक। नौसेना विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो नौसेना विद्रोह हुआ था, ये सवाल भी याद रखना है, 28 से 23 फरवरी के बीच में हुआ था दोस्तों। और ये कब हुआ था? तो 1946 में। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा कब चलाया गया था? तो नवंबर 1945 में। सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट से दोस्तों क्रम सजाने के लिए आ सकता है, तो आपको इससे ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों CR दास, यानी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है दोस्तों, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे, तो वे कौन थे दोस्तों? तो वे थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखना है कौन थे वे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता
किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सर पैथिक लॉरेंस जो थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। याद रखना है दोस्तों कब भेजा गया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? यह दिल्ली आया था कैबिनेट। ये भी डेट आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य कौन थे दोस्तों? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। सभी के सभी महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था दोस्तों। याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे नहीं थे दोस्तों? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, अभी हम लोगों ने देखा था। सर स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे दोस्तों इसके सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे, जबकि लॉर्ड बेवल जो थे दोस्तों उस समय वायसराय थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किनके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था दोस्तों। याद रखना राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो दिल्ली आया था। याद रखना है डेट भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? मोस्ट वीवीआई सवाल है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो याद रखना है कैबिनेट मिशन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे दोस्तों? तो भारत सचिव थे। याद रखना है। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे दोस्तों? तो नौसेना मंत्री थे। याद रखना महत्वपूर्ण है फैक्ट्स है ये सब। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ ब स 3 श्रेणियों में विभक्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड लोमड़ी जो थे दोस्तों इसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। बार बार ये सवाल पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखना है दोस्तों कौन नहीं थे? तो जॉन साइमन जो थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर क्या थे दोस्तों? इसके सदस्य थे। नेक्स्ट इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे तो कौन नहीं थे? तो विलियम वुड जो थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो उपयुक्त उदाहरण का संबंध है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना से। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ये प्रमुख प्रस्ताव थे। याद रखना है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यहाँ पर। तो भारत की एकता बनाई रखी जाए, ये पहला था दोस्तों उसमें। दूसरा है दोस्तों मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई थी कैबिनेट मिशन योजना में। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी, यह भी बात इसमें कहा गया था। और संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, यह भी इसमें बात कहा गया था दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है पाकिस्तान की स्वीकृति को इसमें मान लिया गया था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था कैबिनेट मिशन 1946। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा क्या किया जाना था दोस्तों? तो धारण किए जाने थे। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया, बिल्कुल सही किया था दोस्तों। इसमें प्रोविजन किया गया था कि एक संघीय सरकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कहा गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में। फिर है दोस्तों, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए बंद किया, तो ये भी बात इसमें नहीं कहा गया था दोस्तों। तो इसका केवल एक ही कथन सही है, और वो कौन सा है दोस्तों? तो स्टेटमेंट फंड। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड बेवल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य जो कि 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। लंबे समय के योजना के रूप में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अंश सुझाव निम्नलिखित है। कौन कौन था दोस्तों? तो भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो कि विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो। तो चौथा है दोस्तों, प्रांतों का छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ, ब, स में बांटने की बात कही गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग ए में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिंध वर्ग बी में होंगे तथा वर्ग स में कौन सा होंगे दोस्तों? तो बंगाल और असम होंगे। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों तथा आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कब आया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखना है दोस्तों, मार्च 1946 ईस्वी में जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर मतलब कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। दूसरा है दोस्तों, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कि दोनों कथन सही है दोस्तों। कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, सही बात है। और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा यानी कांग्रेस प्रांतों के गुट मानने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के न मानने पर तो बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि सामूहिककरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह अ और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव दिया। बाद में याद रखना दोस्तों, वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? तो अस्वीकार कर दिया। परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था दोस्तों? तो वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिसने दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी याद रखना है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ता की थी? तो वे थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। तो वे कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे दोस्तों जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवल से वार्ता की थी? तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा
लॉर्ड बेवल से, दोनों से क्या की थी दोस्तों, वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के तहत भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से क्या की थी दोस्तों, मुलाकात की थी। अब हम लोग दोस्तों संविधान सभा से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो यह प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सबसे पहली बात कि यह मोस्ट वीवीआई सवाल है और यह कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं शताब्दी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1926 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया था दोस्तों, याद रखना है। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की। उल्लेखनीय कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो यही विकल्प सत्य होता, क्योंकि 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो है दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, यानी डी। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर तथा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यकारिणी तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? तो वो था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था दोस्तों? तो यह था 10 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा। यानी जहां 10 लाख व्यक्ति रहेगा दोस्तों वहां से एक प्रतिनिधि को चुनने की व्यवस्था किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए थे। कौन कौन थे दोस्तों? तो आम, मुस्लिम यानी आम जनता, मुस्लिम एवं सिख, केवल पंजाब में दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो संविधान का पहला सत्र जो हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखना है। और इसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भी पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर को, याद रखना है दोस्तों, 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। किन है दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी 2 दिन बाद। और 13 दिसंबर को एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। याद रखना है, ये भी डेटा पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
तो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। याद रखना है, चूंकि उस दिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। फिर है दोस्तों यही सही है, फर्स्ट ही सही है दोस्तों कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा को चुना गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए थे दोस्तों। याद रखना है कितना सदस्य के लिए? तो 296 सदस्य के लिए। इसमें कांग्रेस के कितने थे दोस्तों? तो 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखना है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो दिल्ली में हुई थी, जब राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था दोस्तों? तो अंगीकृत किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो यह जुड़े हुए थे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था दोस्तों? तो वे कौन थे? जीवी मावलंकर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इनका पूरा नाम है दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। तो दोस्तों ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अब हम लोग दोस्तों अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की गई थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी होगा। तो कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों कब? तो सितंबर 1946 ईस्वी में जो है दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों सितंबर 1946 ईस्वी में। राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? सी। नेक्स्ट है दोस्तों 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था दोस्तों, जो कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठन किया गया था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। याद रखना है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग किनके हाथों में था दोस्तों? तो बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था दोस्तों। याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्री किन्हें बनाया गया था दोस्तों? तो आसफ अली को बनाया गया था। याद रखना है कि 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल एवं परिवहन विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो कौन था दोस्तों? तो वित्त विभाग दिया गया था दोस्तों लियाकत अली खां को 1946 में गठित अंतरिम सरकार में। तो वर्ष 1946 में लॉर्ड बेवल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गए। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए।
लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो कौन थे दोस्तों? तो लियाकत अली खान। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो याद रखना है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी। तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मैथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़, सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे दोस्तों, याद रखना है। इसमें लीग के 5 सदस्य कांग्रेस के सदस्य अर्थात शरद चंद्र बोस, शहाबत अहमद खां, सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे दोस्तों? तो याद रखना है, लियाकत अली और अबुल कलाम आज़ाद जो थे दोस्तों 1946 में जो गठित किया गया था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें ये दोनों मंत्री नहीं थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अब्दुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसिफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मैथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शहाबत अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और C.H. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों कौन थे दोस्तों? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटाना पड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग ने जो है दोस्तों बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो बंगाल के A.K. फजहुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 1946 में चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो H.S. सुहरावर्दी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो सीधी कार्रवाई कब किया गया था दोस्तों? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।